अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एमसीक्यू प्रिपरेशन के अंदर अब हम डिस्कस करने लगे हैं ज़ूलॉजी का 2015 का पेपर, इसके एमसीक्यूज़। ना क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन आर्क्योटेरिक्स वो है जो कि बर्ड्स का फॉसिल मिला है, ठीक है, जिसके अंदर मिक्स कैरेक्टर्स हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स के। अब इसके पास टेल मौजूद होती है, बर्ड्स के पास भी टेल मौजूद होती है, लेकिन इसकी टेल ख़ास है कि उसके अंदर वर्टिब्रीज पाए जाते हैं। ये रेप्टाइल्स वाला फीचर है, ये बर्ड्स का फीचर नहीं है। आज की किसी बर्ड की टेल में वर्टिब्री नहीं होते। तो नंबर ऑफ वर्टिब्री कितने हैं? तो ये 20 के करीब वर्टिब्री हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। बुक के अंदर आपको मिल जाएगा ये नंबर, ठीक है जी ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच, ये बार बार क्वेश्चन आएगा। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है ना, ये इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी बार बार पूछा जाता है, सेकंड ईयर में भी बार बार पूछा जा रहा है। तो कॉकरोच इंसेक्ट्स के अंदर आता है, तो इसके अंदर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। नेफ्रिडिया जो है ये पाए जाते हैं अर्थवर्म के अंदर। फ्लेम सेल्स जो हैं ये पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, यानी उसके अंदर जो प्लेनेरिया है, बुक के अंदर जो प्लेनेरिया दिया है उसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं ये आपकी बुक में नहीं गिवन है। जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है, जिसमें प्रॉन्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं। चूँकि मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स एक क्लास है आर्थ्रोपोडा की, एक क्लास क्रस्टेशियंस है। तो क्रस्टेशियंस और इनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है वो ग्रीन ग्लैंड्स एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, बट ये बुक में गिवन नहीं है। नाउ द एंजाइम यूज्ड टू सील द डीएनए, ये पहले भी आ चुका है, ये लाइगेस एंजाइम है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, ये दोबारा से आया क्वेश्चन। ये 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं जो कि एक मायोसिन फिलामेंट को सराउंड करते हैं। ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन इज प्रेजेंट इन दी। ग्लिनोह्यूमरल क्या है भाई? तो हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट है उसे हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब भी यही है। अब इसमें होता यह है कि एक बोन है हमारे पास जिसका नाम है स्कैपुला, जो कि पीछे की तरफ मौजूद होती है, ठीक है, ट्रायंगुलर सी बोन है स्कैपुला। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। दिस कैविटी इज कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। इसके अंदर जो है वो, इसके अराउंड जो है वो ह्यूमरस का हेड जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो ग्लिनोह्यूमरल, ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस का जो हेड है ये जॉइंट बनता है, ये शोल्डर पे पाया जाता है, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। एल्बो के ऊपर और नी के ऊपर हिंज जॉइंट पाया जाता है। थाई के अंदर कोई जॉइंट नहीं होता। नाउ इमरजेंसी हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, इमरजेंसी हार्मोन वो है जो कि आपकी फाइट और फ्लाइट कंडीशंस के अंदर रिलीज होते हैं। यानी जब भी बॉडी किसी डेंजर सिचुएशन के अंदर होती है तो उसके अंदर ये हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन्स कौन से हैं? एपिनेफ्रिन जो है और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के दोनों पार्ट दिए हुए हैं, कॉर्टेक्स भी दिया हुआ है और मेडुला भी दिया हुआ है। तो किडनी के ऊपर ये ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, इसका जो आउटर रीजन है वो कॉर्टेक्स है। यहाँ से 3 हार्मोन्स आते हैं, एक का नाम है एल्डोस्टेरॉन, एक का नाम है कॉर्टिसोल, और एक जो है हमारे पास एंड्रोजन्स होते हैं, जो कि इसका सेंट्रल पार्ट है जिसे आप मेडुला कहते हैं, इनर पार्ट। यहाँ से आते हैं ये इमरजेंसी हार्मोन जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से आते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है ना, उसे कंट्रोल कौन करता है? उसे कंट्रोल करता है हमारा एक तरह का नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इन्हें कंट्रोल करता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे मल्टीपल हार्मोन्स आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से अलग आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलग आते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है। पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड जो है इससे एक ही हार्मोन आता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। और ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, जो कि टेस्टिस और ओवरीज हैं, उनको रेगुलेट करता है। नाउ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग के टॉपिक के अंदर है। हमारे पास 2 तरह की लर्निंग होती है। एक होती है इनेट लर्निंग, इंस्टिंक्टिव लर्निंग या इनेट लर्निंग होती है, जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद होती है, जो कि हमें पहले से आता है और सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और एक होता है हमारे पास लर्न बिहेवियर। तो लर्न बिहेवियर जो होता है ये वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर सीखते हैं। तो लर्न बिहेवियर के अंदर जो सबसे एडवांस टाइप की लर्निंग होती है वो होती है इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग के अंदर एनिमल जो है उसका चूँकि ब्रेन इतना एडवांस होता है कि वो किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसमें वो पहले नहीं था, वो पहली बार में ही कुछ ना कुछ परफॉर्म कर जाता है, सही तरह से बिहेव कर जाता है, जो उसने पहले कभी सीखा भी नहीं होता। तो इसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से पहले से मौजूद नहीं थी, लेकिन चूँकि इसके पास एडवांस ब्रेन मौजूद होता है तो वो थिंक कर लेता है, सोच लेता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो ये इनसाइड लर्निंग होती है, जो कि मैमल्स के अंदर पाई जाती है, प्राइमेट्स के अंदर पाई जाती है, इंसानों के अंदर या चिंपैंजीज के अंदर पाई जाती है। इम्प्रिंटिंग जो है ये बर्ड्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो यंग वन होते हैं वो पैदाइश के बाद जो है वो किसी बड़ी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। जो भी बड़ी चीज़ नज़र आती है उनके पास, तो यूजुअली वो उनकी मदर होती है।
लेटर लर्निंग के अंदर ये होता है कि एनिमल एक चीज़ सीखता है लेकिन उसे इमीडिएटली कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, इमीडिएटली कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आने वाली लाइफ में उससे फ़ायदा उठाता है। हैबिचुएशन के अंदर ये होता है कि एनिमल जो है वो बार बार के स्टिमुलस की वजह से किसी स्टिमुलस बार बार के कोई ऐसा स्टिमुलस जिससे उसे ना तो फ़ायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा हो, तो वो बार बार मिलने की वजह से उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि जो परिंदे हैं वो रोड पर दाना खा रहे होते हैं और गाड़ियाँ गुजारी होती है लेकिन वो उड़ते नहीं है, शुरू में उड़ते हैं लेकिन बाद में फिर वो हैबिचुएट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टी फैक्टोरियल डिफेक्ट। अब मल्टी फैक्टोरियल डिफेक्ट ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी हो, यानी जीन्स भी उसे कंट्रोल करें, और दूसरा ये है कि जीन्स भी कंट्रोल करें, और दूसरा एनवायरनमेंट जो है ना वो भी असरअंदाज होता हो। तो जैसे एज़मा है, ठीक है, सांस की बीमारी जो होती है उसमें जेनेटिक फैक्टर भी होता है और दूसरा एनवायरनमेंट जो है वो भी उसे अफेक्ट करता है, तो ऐसी बीमारियाँ मल्टी फैक्टोरियल कहलाती हैं। सिमिलरली डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मल्टीपल जीन्स, एक जीन नहीं होती कोई जो कि कंट्रोल कर रही हो, मल्टीपल जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं, ऐसे मल्टीपल जीन्स की वजह से होता है, और दूसरा यह है कि एनवायरनमेंट भी असरअंदाज होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, तो ये कंडीशंस कहलाती हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। वो कंडीशंस कि जिसके अंदर कोई सिंगल जीन होती है वो यूनिफैक्टोरियल डिजीज़ कहलाती हैं, ठीक है, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या सिंगल फैक्टर होता है लाइक डाउन सिंड्रोम जो है, ये भी यूनिफैक्टोरियल, ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम की कमी या ज़्यादती की वजह से होते हैं, या फिर सिंगल जीन के अंदर मसले की वजह से होते हैं, तो ये यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स कहलाते हैं। कॉलरा जो है ये जेनेटिक डिजीज़ के अंदर नहीं आता, ये तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो कॉलरा जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ दिस परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज रिटेन्ड एज ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस। तो ये आपको मिल जाएगा 13 चैप्टर के अंदर, जहाँ पर रिसोर्सेज की बात की गई है, वहाँ पर वाटर की भी बात की गई है। तो 93% जो है ये आपका जो है मरीन वाटर है, ठीक है, समंदर के अंदर पाया जाता है। इसके बाद 0.052 जो है ये आपका फ्रेश वाटर है, जितना भी फ्रेश वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ फ्रेश वाटर इस्तेमाल करती हैं, घरों में फ्रेश वाटर इस्तेमाल होता है, पीने के लिए, नहाने के लिए सब फ्रेश वाटर इस्तेमाल होता है, ये 0.052% है। 2% जो है ये आपका पाया जाता है ग्लेशियर्स के अंदर और पोलर आइस के अंदर, और 4% जो है ये आपका पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये वाटर की जो है वो डिफरेंट वो है डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमारी दुनिया के अंदर, जो कि अर्थ के अंदर पाई जाती है। नाउ स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो हमारे पास ये एक पूरी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि नॉर्मल डेवलपमेंट से अगर जो भी नॉर्मल डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है अगर वो ना हो सके नॉर्मली, तो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आती है। जब डेविएशन हो जाती है नॉर्मल डेवलपमेंट से, तो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आती है। तो वो एबनॉर्मेलिटी क्यों आती है और किस किस तरह की होती है, तो ये एक ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है जिसे टेराटोलॉजी कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो टेराटोलॉजी की डेफिनेशन और कुछ बीमारियां जो हैं, कुछ कंडीशंस जो हैं वो दी हैं जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होती हैं। जेरोंटोलॉजी जो है ये उससे पहले आपको मिल जाएगी, ये एजिंग की स्टडी होती है। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये डेवलपमेंट की स्टडी होती है, बेबी के बनने की। और न्यूरोलॉजी जो है ये बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम की स्टडी होती है। न्यूरोलॉजी तो पूरी एक ब्रांच है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम और उससे रिलेटेड बीमारियां जो है वो डील की जाती हैं। ना सेल्स ऑफ द बोन पहले भी आ चुका है, ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऊ साइड जो है ये आपका वो है जिससे आगे जाकर वो बनता है प्राइमरी यूज साइड, सेकेंडरी यूज साइड, उसके बाद आगे जाकर ओवम बनता है, मैच्योर ओवम। स्पर्मेटोसाइट वो है जिनसे स्पर्म्स बनते हैं। और टेंडन्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करवाते हैं। तो ये हमारे पास एक बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास मसल है, तो ये मसल की बेली है। तो मसल यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे अटैच है, तो जिस चीज़ से अटैच होता है ये रस्सी की तरह के स्ट्रक्चर, ये टेंडन्स कहलाता है। Now, ADH, एल्डोस्टेरॉन एंड पैराथॉर्मोन दे इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ। अच्छा, ये तीनों स्ट्रक्चर्स, तीनों हार्मोन्स जो हैं, देखिए पैराथॉर्मोन जो है वो तीन जगहों पर काम करता है। किडनी के ऊपर भी काम करता है, बोन के ऊपर भी काम करता है और इंटेस्टाइन के ऊपर भी काम करता है। एल्डोस्टेरॉन जो है ये आपका काम करता है उसके ऊपर, किडनीज़ के ऊपर काम करता है। ADH जो है ये आपका काम करता है किडनीज़ के ऊपर। अब इन तीनों के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो कॉमन आ रही है, तो तीनों के तीनों जो है वो नेफ्रॉन के ऊपर वर्क करते हैं या किडनीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। तो किडनीज़ जो है ये राइट आंसर है। नाउ द साइंस ऑफ एजिंग, अभी मैंने बताया था कि जेरोंटोलॉजी जो है वो कहते हैं साइंस ऑफ एजिंग को। हीमाटोलॉजी जो है ये ब्लड की स्टडी को कहते हैं। एक थियोलॉजी, ये फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा है, स्टडी ऑफ फिशेस कहलाती है। और टेराटोलॉजी अभी हमने देखा एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी होती है। नाउ दिस हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो है वो किस चीज़ की ट्रीटमेंट है, तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर।
एड्स जो है उसकी अभी तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। देयर आर मेडिकेशंस जो कि वायरस की ग्रोथ को, वायरस की रेप्लिकेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करती हैं, लाइफ बेटर बनाती है, बट अगेन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डायबिटीज़ जो है उसकी हमारे पास मेडिकेशंस मौजूद हैं। मेडिकेशन से कंट्रोल होता है टाइप 2 डायबिटीज़, और इंसुलिन जो है वो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर देते हैं, बट टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को भी इंसुलिन दिया जाता है। एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होती हैं, एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस होती हैं। दीज आर नॉट जेनेटिक, दिस इज़ नॉट जेनेटिक, दिस इज़ नॉट जेनेटिक। डायबिटीज़ में कुछ हद तक जेनेटिक फैक्टर होता है, बट सिंगल जीन कंट्रोल नहीं कर रही होती, दैट इज़ वाई जीन थेरेपी नहीं कर सकते। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि सिंगल जीन से कंट्रोल होती है, तो इसमें जीन थेरेपी जो है उसका रोल हो सकता है। ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट पहले भी आ चुका है। नॉइज़ जो है या इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ का जो यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। बाकी लीटर जो है ये वॉल्यूम के लिए है, मिलीग्राम जो है मास के लिए, मीटर जो है लेंथ के लिए है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमर की होती है, जो कि थाई के अंदर पाई जाती है, रान के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी बोन जो है वो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, जो कान की 3 हड्डियाँ होती हैं। बाकी स्टर्नम ये चेस्ट के अंदर पाई जाती है, जिस पर अगर रिब्स अपने आप को अटैच करती हैं। रेडियो अल्ना या आपके फोर आर्म के अंदर पाई जाती है, रेडियस और अल्ना, और ह्यूमरस जो है ये हमारे आर्म के अंदर पाई जाती है। Now if carbon dioxide is withdrawn from the biosphere, the first to experience negative biological effect will be, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप एटमॉस्फेयर से हटा दें तो सबसे पहला इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, तो उनके ऊपर आएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। वो कौन है? वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, तो सबसे पहले ये अफेक्ट होंगे। फिर जब इनकी आबादी कम होने लगेगी तो प्राइमरी कंज्यूमर कम होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कम होंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर कम होंगे। इस तरह से ये चेन अफेक्ट होगी। द इंट्रैक्शन बिटवीन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो इकोसिस्टम जो है वो कहते हैं, जब आप रिलेशनशिप स्टडी करते हैं लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, तो लिविंग के अंदर ऑर्गेनिज्म आ गए और नॉन लिविंग के अंदर एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें आ गई वो तमाम, तो इन दोनों का रिलेशनशिप जो है, इन दोनों का इंट्रैक्शन जो है वो कहलाता है इकोसिस्टम। कम्युनिटी किसे कहते हैं? डिफरेंट स्पीशीज़ जब किसी एक जगह पर साथ रह रही होती हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन तो खैर अलग प्रोसेस है स्पर्म और ओवम के मिलने को। और बायोस्फीयर किसे कहते हैं? जितने भी इकोसिस्टम है हमारे पास, चाहे वो पानी वाला हो चाहे वो ज़मीन वाला हो, उन तमाम को मिला दें तो कलेक्टिवली उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली वो पूरा एरिया है कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बायोस्फीयर से आगे अभी तक कोई लाइफ हमें जो है वो नहीं मिली है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द पेपर ऑफ 2015।